प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसपी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इटली में फासीवाद। तो इटली में फासीवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इटली में फासीवाद शुरू हुआ, किन कारणों से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसकी बात करेंगे। तो इटली में प्रथम विश्व युद्ध और आर्थिक मंदी के दौर के कारण से इटली में फासीवाद का जन्म हुआ और इटली में समग्रवादी या सर्वसत्तात्मक सरकार की स्थापना हुई। और इस फासीवाद के पीछे और भी कई कारण थे, जिनमें पहला कारण है पेरिस का शांति सम्मेलन। पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ 1919 ईस्वी में, और इस सम्मेलन में इटली को बहुत अधिक आशा थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लेने वाला देश था। उसने केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध जाकर के प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इसलिए वह चाहता था कि उसे इसके एवज में कुछ क्षेत्र मिले। वह उसकी भी इच्छा थी कि उसका भी साम्राज्य का विस्तार हो, उसके भी उपनिवेश स्थापित हों। इसलिए इटली ने मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया, लेकिन पेरिस के शांति सम्मेलन में उसे कुछ भी नहीं मिला और इटली को सबसे ज़्यादा आर्थिक और सैनिक स्तर पर नुकसान हुआ था और बदले में कुछ भी लाभ नहीं मिला। इसलिए इटली को निराशा हाथ लगी और वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और इसलिए इटली में फासीवाद का जन्म हुआ। लोग ऐसी सरकार को दोषी मान रहे थे, जिसके कारण से शांति सम्मेलन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और युद्ध का जो कर्ज था वो इटली पर बढ़ गया। इसलिए पेरिस के शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप परिस्थितियां ऐसी बनी, जिसके परिणाम स्वरूप इटली में फासीवाद का जन्म हुआ। मुसोलिनी ने उसका नेतृत्व किया। दूसरा कारण आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में इटली को आर्थिक रूप से और सैनिक शक्ति दोनों के रूप में जो है नुकसान झेलना पड़ा। और इसके बाद में जो है इटली के जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, कच्चा माल मिलना बंद हो गया। ऐसी परिस्थितियों में इटली में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि इटली की सरकार में लोगों का विश्वास जो था वो समाप्त हो गया। इसलिए आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप इटली में फासीवाद का जन्म हुआ। तीसरा कारण राष्ट्रीयता पर आघात। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली जो सपना देख रहा था भूभागों को प्राप्त करने का, वो सपना इटली का पूरा नहीं हो पाया और इटली को निराशा हाथ लगी। जबकि सबसे ज़्यादा जो है उसका धन खर्च हुआ था, उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन बदले में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और इटली अपने देश का अपमान मान रहा था, उसका गौरव जो है नष्ट हो रहा था, ऐसा इटली के लोगों का मानना था। इसलिए राष्ट्रीयता पर आघात होने के कारण से इटली के लोग ऐसी सरकार की कल्पना करने लगे, चाहे वो तानाशाही क्यों न हो, लेकिन जो राष्ट्र का गौरव बनाए रखे और जो अपमान हुआ है उसका बदला ले सके। इसलिए राष्ट्रीयता पर आघात के कारण से भी इटली में फासीवाद का जन्म हुआ। चौथा, हीगेल के सिद्धांत का प्रचार। हीगेल जो था वो जर्मनी का व्यक्ति था और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति था और उसकी विचारधारा से
मुसोलिनी प्रभावित था। क्यों? क्योंकि हिगेल का ये मत था कि सबसे ऊपर या सर्वोपरि है वो राज्य है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। व्यक्ति विशेष जो है वो राज्य से ऊपर नहीं हो सकता, व्यक्ति का उसमें कोई जो है राज्य से वो बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए राज्य सर्वोपरि है, ये हिगेल का सिद्धांत था। इस सिद्धांत से मुसोलिनी प्रभावित हुआ और इसके साथ में ही उसका ये भी मत था कि राज्य का जो है विकास होता रहे और जो है राज्य सर्वोपरि हो। राज्य जो है वो ईश्वर का पार्थिव शरीर है, इसलिए जो है मुसोलिनी इसके सिद्धांत से प्रभावित हुआ और फासीवाद का जन्म हुआ हिगेल के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के कारण से। पांचवा, साम्यवाद का प्रचार। इटली में साम्यवाद का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था और लोगों को ये भय था कि साम्यवाद इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो जो है इटली का गौरव और जो अपमान हुआ है उसका बदला नहीं लिया जा सकता। इसलिए मुसोलिनी ने पूंजीवाद का समर्थन किया, क्योंकि साम्यवाद ये मानता है कि जो धन है वो समान जो है उसका बंटवारा हो, सभी लोगों के पास में उसको समानात्मक रूप से जो है बांटा जाए। इसलिए मुसोलिनी ने पूंजीवाद का समर्थन किया और इसलिए साम्यवाद का प्रचार का जो भय था, जो डर था, उसने फासीवाद को जन्म दिया। छठा, सरकार की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार की विफलता इटली के लोग देख चुके थे और इसके साथ में आर्थिक मंदी के दौर ने और अधिक जो है इटली के लोगों को निराशा में डुबो दिया और ऐसे वक्त में, ऐसे समय में इटली में जो मुसोलिनी था वो अपने दल का प्रचार प्रसार कर रहा था, वो अपनी बात को लोगों को जा जा करके बता रहा था और लोग उसके समर्थन में जुड़ते जा रहे थे। इसलिए ये कारण भी रहा, सरकार की विफलता या सरकार की अकर्मण्यता के कारण से भी इटली में फासीवाद का जन्म हुआ। अब इसके बाद में देख लेते हैं फासीवाद होता क्या है, फासीवाद हम किसे कहते हैं। तो फासीवाद को समझने के पहले हम चलते हैं कि इस फासीवाद एक सैन्य दल था। सीधे शब्दों में कहें तो फासीवाद जो है वो एक सैन्य दल था और इसकी स्थापना हुई 23 मार्च 1919 में, 23 मार्च 1919 में। और इस सैन्य दल का जो चीफ कमांडर है वो बनाया गया मुसोलिनी को, मुसोलिनी चीफ कमांडर बनाया गया मुसोलिनी को। तो फासीवाद जो शब्द है वो फासियो शब्द से बना है, लैटिन शब्द है फासियो, लैटिन शब्द है फासियो, इससे मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है समूह है। इसका अर्थ है समूह या बंडल, समूह या बंडल होता है। तो 23 मार्च 1919 को फासीवाद दल की स्थापना हुई और ये दल की स्थापना करने वाला था मुसोलिनी। उस समय जब ये दल बना उस समय सदस्यों की संख्या केवल और केवल 54 थी, लेकिन ये बाद में बढ़ती चली गई। अभी इस दल में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो इस दल में वो लोग शामिल थे जिन्होंने युद्धों में भाग लिया था, अर्थात इसमें शामिल थे भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक। और दूसरे नंबर पे इसमें वो लोग थे जो उग्र राष्ट्रवाद की सोच रखते थे, वो उसमें शामिल थे, उग्र राष्ट्रवादी। तो भूतपूर्व सैनिक और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे और इनके पास में या इस दल के पास में अस्त्र शस्त्र थे, काली कमीज पहनते थे
और अनुशासित जीवन जीते थे, क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिक इसमें शामिल थे। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों का ये दल था जो कि फांसीवादी सोच के लोग कहलाए या फांसी दल कहलाया। तो फासियो जो लैटिन शब्द है उससे मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है समूह या बंडल, और इसमें शुरुआत में 54 लोग शामिल थे और इसमें भूतपूर्व सैनिक और उग्र राष्ट्रवादी सोच के लोग थे। और कौन सी कमीज पहनते थे? काली कमीज पहनते थे, काली कमीज पहनते थे और अनुशासित थे। उनका जो जीवन था वो अनुशासित था, उनका जो जीवन था वो अनुशासित था, उनका जीवन अनुशासित था। और इस प्रकार से जब पेरिस का शांति सम्मेलन और जो हमने ये कारण गिनाए उदय के, इन कारणों से इटली के लोग जो हैं दुखी थे। और जब मुसोलिनी ने अपना जो है ये दल चलाया, उसका प्रसार किया, तो लोग उससे जुड़ते चले गए। और इसके साथ ही जो है मुसोलिनी ने एक कार्यक्रम भी बनाया लोगों को बताने के लिए कि मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहला जो है अपन ने बात की है फ्यूम व डालमेशिया पर अधिकार, क्योंकि इटली चाहता था कि प्रथम विश्व युद्ध में उसने मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया है, इसलिए उसे कुछ भूभाग मिलने चाहिए और उसके साथ में समझौता भी किया गया था, लेकिन उसे वो भूभाग प्राप्त नहीं हुए। इसलिए मुसोलिनी ने अपने कार्यक्रम में रखा कि अगर उसे समर्थन मिलता है, उसकी सरकार बनती है, तो फ्यूम और डालमेशिया पर जो है अधिकार किया जाएगा। इसके अलावा जो है इस कार्यक्रम में ये तय किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन पूंजीपतियों ने धन कमाया है उनकी पूंजी का लगभग 85% भाग जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। पूंजीपतियों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो धन कमाया है उसका 85% भाग जो है जब्त कर लिया जाएगा। और इसके अलावा जो चर्च हैं, चर्च की जो संपत्ति है वो भी जब्त कर ली जाएगी, चर्च की जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। और पूंजीपतियों ने जो धन कमाया है अवैध रूप से प्रथम विश्व युद्ध में, उनका 85% जो धन है, जो संपत्ति है, वो भी जब्त कर ली जाएगी और फ्यूम व डालमेशिया पर अधिकार कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो लुभावने कार्यक्रम हैं वो जो हैं उसने बनाए और इन कार्यक्रमों से इटली की जनता उसके साथ हो गई। और इसके अलावा और कार्यक्रम भी जो हैं बताए कि जो मजदूर हैं उनको जो है 8 घंटे ही जो है काम करना पड़ेगा अगर उसकी सरकार आती है। और उद्योग धंधों का जो है राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाएगा, जिनमें हथियार वगैरह बनाए जाते हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो ये जो लोग लुभावने जो कार्यक्रम थे मुसोलिनी के द्वारा आयोजित, उनका लोगों ने समर्थन किया और उसके दल का जो है प्रसार बढ़ता चला गया। तो ये जो कार्यक्रम है जो हमने बात की है, इन कार्यक्रमों के द्वारा इटली की जनता मुसोलिनी के साथ आ गई और मुसोलिनी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई। अब मुसोलिनी के कई बार कथन आते हैं, उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक फांसीवाद के बारे में मेरियन आइरिस ने परिभाषित किया है। मेरियन आइरिस के अनुसार फांसीवाद एक दल है, फांसीवाद एक दल है जो तानाशाही के
अधिकार में रहता है या तानाशाही के नियंत्रण में रहता है। ये मेरियन आयरिस ने कहा, परिभाषित किया कि फासीवाद एक दल है जो तानाशाही के नियंत्रण में रहता है। और फासीवाद के बारे में फासीवाद क्या सोच रखता है? फासीवाद सोच रखता है एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करता है। फासीवाद जो है एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करता है। और मुसोलिनी जो है वो डार्विन से प्रभावित था। मुसोलिनी जो है डार्विन से प्रभावित था और इसलिए उसका मानना था कि जो व्यक्ति या जो राष्ट्र लगातार संघर्ष करता रहता है वह जीवित रहता है और जो संघर्ष नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है। तो इस सोच के साथ में जो है मुसोलिनी आगे बढ़ रहा था, इसलिए डार्विन से भी जो है मुसोलिनी प्रभावित था। तो फासीवाद के बारे में हमने बात की कि फासीवाद एक सैन्य दल के रूप में उभर करके आया। एक सैन्य दल था जिसमें भूतपूर्व सैनिक शामिल थे, जिसमें उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग शामिल थे और अस्त्र शस्त्र ये लोग रखते थे, काली कमीज ये लोग पहनते थे, अनुशासित जीवन जीते थे और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे और हर हालत में इटली का गौरव और जो अपमान हुआ था उसका बदला वो चाहते थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं उसके कथन की। मुसोलिनी के क्या कथन है इनके बारे में भी देख लेते हैं। मुसोलिनी का कथन था कि विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। ये युवाओं को वह कहता रहता था कि विश्वास करो, मेरे पे विश्वास करो, आप आज्ञा मानो और लड़ो। इसके अलावा जो है मुसोलिनी का ये भी कथन था कि फासीवाद जो है वो यथार्थ पर आधारित हैं। फासीवाद यथार्थ पर आधारित हैं और जो साम्यवाद हैं या जो समाजवाद हैं वो सिद्धांत पर आधारित हैं। साम्यवाद जो है, साम्यवाद सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है और वह विवाद और सिद्धांत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है। सिद्धांत और विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, वह यथार्थ पर आधारित है। ये उसका कथन था। और सबसे महत्वपूर्ण उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कथन जो पूछा जाता है कई बार, मुसोलिनी कहा करता था कि मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरा अनुसरण करो, अर्थात मैं आगे चलता हूँ तो आप भी मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन अगर मैं पीछे हटता हूँ तो आप मेरे को गोली मार दो। ये उसका कथन था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो ये मुसोलिनी का कथन था कि आप मेरा अनुसरण करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप भी आगे बढ़ो, और अगर मैं पीछे हटता हूँ तो मुझे गोली मार दो। तो ये तो जो है अपन ने बात की फासीवाद के बारे में। अब फासीवाद के सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। फासीवाद के क्या क्या सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत, व्यक्तिवाद का विरोधी। व्यक्तिवाद का विरोधी। मुसोलिनी ने अपने सैन्य दल के कुछ सिद्धांत बनाए जिनमें ये बात की कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति का महत्व नहीं है, महत्व है राज्य का, महत्व है राज्य का। क्योंकि हमने बात की थी कि वह हेगेल किस सिद्धांत से प्रभावित था, इसलिए उसने कहा कि राज्य सर्वोपरि है, व्यक्ति का उसमें कोई जो है योगदान नहीं है, अर्थात राज्य से बड़ा कोई नहीं है, राज्य से बड़ा कोई नहीं है। व्यक्ति का वह विरोधी था कि अगर व्यक्ति के बारे में वो बात करता है तो वो गलत है। राज्य के बारे से बाहर कोई नहीं हो सकती, जो कुछ है वो राज्य के अंदर है, राज्य से बाहर कुछ नहीं है।
जो भी हैं वो राज्य के अंदर है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वह मुसोलिनी ही क्यों न हो। इसलिए राज्य सर्वोपरि है। दूसरा सिद्धांत लोकतंत्र का विरोधी। मुसोलिनी जो था वो लोकतंत्र का विरोधी था। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चलता था कि लोकतंत्र में सभी लोगों की सहमति ली जाती है, सभी लोगों के व्यू को जाना जाता है, इसलिए निर्णय करने में समस्या रहती है और ऐसी स्थिति में जो है वो निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। इसलिए लोकतंत्र का वह विरोधी था। इसके बाद में उदारवाद का वह विरोधी था और उसका मानना था कि अगर उदारवादी भावना हम रखेंगे तो दुश्मन हावी हो सकता है या जो व्यक्ति है वो हावी हो सकता है, वह राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उदारवाद का वह विरोधी था। समाजवाद का विरोधी। समाजवाद का हम जानते हैं अर्थ कि समाजवाद ये कहता है कि जो धन है वो समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए, सब लोगों के पास में समान धन हो। अगर कोई पूंजीपति है तो उसका धन सभी गरीबों में बांट देना चाहिए, ये समाजवाद कहता है। लेकिन मुसोलिनी कहता है कि समाजवाद राज्य के लिए खतरा है, इसलिए समाजवाद का मुसोलिनी विरोध करता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत राज्य का समर्थन, सबसे उसका बड़ा सिद्धांत है राज्य का समर्थन। तो मुसोलिनी का मानना था कि राज्य सर्वोपरि हैं। जैसा हमने बात की थी कि वह हिगेल के सिद्धांत से प्रभावित था और हिगेल ने ये कहा था कि राज्य सर्वोपरि हैं, वह ईश्वर का पार्थिव शरीर है, वह पार्थिव है, तो इसलिए वह उससे प्रभावित था और उसने ये कहा कि राज्य सबसे ऊपर है, व्यक्ति जो है ऊपर नहीं है, राज्य ऊपर है, राज्य सर्वोपरि है। राज्य अगर कुछ भी आदेश देता है तो उसे हर व्यक्ति को, हर नागरिक को उसे स्वीकार करना होगा, इटली के नागरिक को स्वीकार करना होगा। तो ये राज्य का समर्थन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में स्वतंत्र व्यापार का विरोधी। मुसोलिनी का मानना था कि राज्य का अधिकार है कि वह किसे व्यापार करने दें और किसे व्यापार नहीं करने दें, ये राज्य का विशेषाधिकार है। अगर राज्य का फ़ायदा होता है या उसको लाभ होता है तो उसे व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अन्यथा उसे स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए राज्य का ये अधिकार है। तो स्वतंत्र व्यापार का जो है मुसोलिनी विरोधी था, ये सिद्धांत जो है उसने बनाया। इसके बाद में बात करते हैं बुद्धिवाद और तर्क का विरोधी। बुद्धिवाद या तर्क का विरोधी कि अगर राज्य का जो नेता हैं, जो हमने बात की थी कि एक दल, एक नेता और एक शासन, तो उसका जो नेता है अगर उसका कोई विरोध करता है, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान हो, चाहे कितना ही तर्क देने वाला हो, लेकिन वह विरोध करता है उसका, तो वह राज्य के लिए अच्छा नहीं है, उससे राज्य की गरिमा है, उसका जो गौरव है वो मिट जाता है। इसलिए बुद्धिवाद और तर्क का वह विरोधी था कि जो भी राज्य का नेता कहता है या जो राज्य कहता है वही प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए, इसी में राज्य का हित है, और जिसमें राज्य का हित है उसमें सभी व्यक्तियों का हित भी छुपा हुआ है। तो बुद्धिवाद और तर्क का वह विरोधी था। इसके अलावा व्यक्ति, लोकतंत्र, उदारवाद, समाजवादी, एक जो अपन ने बात की पूंजीवाद, पूंजीवाद का वह समर्थक था। पूंजीवाद का वह समर्थक था। क्यों समर्थक था? क्योंकि उसने साम्यवाद का विरोध किया और साम्यवाद का विरोध करने के कारण से पूंजीवाद का उसको समर्थन करना पड़ा, क्योंकि साम्यवाद ये कहता है भाई जो धन है उसको बांट दो, तो उसने उसका विरोध किया, तो पूंजीवाद का उसको जो है
समर्थन करना पड़ा। वह पूंजीवाद का समर्थन करता था जो कि राज्य के लिए काम करे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का ध्यान नहीं रखें, राज्य के लिए काम करें। इसके अलावा उसका सिद्धांत था कि अगर राज्य या जो नेता है उसका अगर कोई विरोध करता है, विरोधी है, तो उसका दमन कर दिया जाना चाहिए, उसका दमन कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राज्य के लिए घातक है, वो उस नेता के लिए घातक है। इसलिए मुसोलिनी का मानना था कि विरोधियों को जो है समाप्त किया जाना चाहिए, उसको जो है नष्ट किया जाना चाहिए। ये भी उसके सिद्धांत में शामिल थी। तो सिद्धांतों में हमने बात की, व्यक्ति का विरोधी, लोकतंत्र का विरोधी, उदारवाद का विरोधी, समाजवाद का विरोधी, राज्य का समर्थन, स्वतंत्र व्यापार का विरोधी, बुद्धिवाद, तर्क का विरोधी, पूंजीवाद का समर्थन करने वाला और अपने विरोधियों का दमन करने वाला, ये जो हैं उसके सिद्धांत थे। तो फांसीवाद के बारे में हमने बात की कि फांसीवाद जो है अवसरवादी, कार्य में विश्वास रखने वाला और डार्विन से प्रभावित था। उसका मानना था कि संघर्ष करते रहो और जब संघर्ष करोगे तभी जो है राज्य का विकास होगा। एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करता था। तो इस प्रकार से जो है हमने फांसीवाद के बारे में बात की। आज हम यहीं तक बात करेंगे और इस टॉपिक को विराम देते हैं। धन्यवाद।